हेलो दोस्तों। अपने टीएनओ विजन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे 50 जो क्वेश्चन जो यूपीएसआई में आईपीसी है, सीआरपीसी और एक्ट्स जो है। हमने इसी वजह से थंबनेल में भी ये लगाया है, यहीं से छपने वाले सवाल, क्योंकि जो 50 जो क्वेश्चन है हम लोग इनको देखेंगे नहीं, ना ही सिर्फ वैसे करेंगे, इनको याद करने का तरीका और उसको भूलेंगे नहीं। इस तरीके से देखो इसमें लिखा है मैंने, व्हाट ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीजें इसी में कवर होंगी। क्योंकि देखो, पढ़ना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम तक हमें याद कैसे रखना है वो चीज मुझे बहुत जरूरी होती है। चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, इसकी स्क्रिप्ट के साथ साथ चीजें भी समझेंगे, कैसे हम भूलेंगे कैसे नहीं इस चीज को। तो इसलिए हम चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, हमला मोटिवेशन लाइन है जो लिखी है, जो तो वर्दी विरासत में नहीं मिलती, इसे रातों की नींद और सुकून की कुर्बानी देकर कमाना पड़ता है। समझे इस चीज को, क्योंकि ये चीज मेहनत से ही सारी चीजें होती हैं। इसलिए आप सभी लोग थोड़ा लाइक वगैरह है, सब्सक्राइब वगैरह है, ये चीज जब भी देखेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो इस पे जरूर लाएंगे। क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसी चीजें हर कोई नहीं बताता है। हमने ये चीज बहुत अच्छे से देखा है, इस वजह से मैंने इन चीजों पे काम किया है। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर करते रहना। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें ये देखो लिखा है, तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई। तो उसको हम जैसे सारे बच्चे जो याद रखते हैं, तो वो 1860 को टिक मारे देंगे तुरंत। पहला ऑप्शन देगा 1860 मार देगा, क्योंकि उनको पता है 1860 में ये कानून लिखा गया था, तो यही चीज होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन तो ऐसे तो देखो, हम इस चीज को, इसका जो राइट आंसर है देखो 1 जनवरी 1862 है। तो उसको हम याद कैसे रखेंगे, तो उसको ट्रिक बनाया। 60 साल के बुड्ढे ने कानून लिखा, और 60 में बना और 62 में पुलिस आई, तो 2 साल बाद ये ये चीज लागू हो गई। तो वो ये चीज इसमें ये है कि एग्जाम में अक्सर जो जो बच्चे गलती करते हैं, तो 1860 में जो टिक लगाकर टिक लगा देते हैं, और आगे देखते ही नहीं कुछ। इसमें तो ये था, लॉर्ड मैकाले जो थे, मैकाले ने नाम के एक बुड्ढा था, ऐसे याद रखो, लॉर्ड मैकाले नाम के एक 60 साल के एक बुड्ढे ने कानून लिखा था। तो 60 साल से मतलब याद रखो 1860 में ये बना था। जब ये चीज कानून लिख दिया गया था, तो ऐसा तो होता नहीं है कि कानून बनते ही पुलिस डंडा उठाकर आ जाएगी। नहीं ना। तो ऐसे समझ लो कि 60 साल में, जब 60 साल में कोई चीज बनी थी, तो 2 साल बाद 1862 में ये चीज आ गया। तो ये आई, तो ये लागू हुआ है 1862 में। और उसकी डेट क्या थी, 1 जनवरी 1862। तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे। तो 60 साल के बुड्ढे ने कानून लिखा, तो ऐसा तो है नहीं कि जब लिख दिया तो उसी समय ये चीज हो गई, लागू हो गया। तो लागू हुआ था 2 साल बाद, देखो 2 साल बाद 1862 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आईपीसी की धारा 8 में किसे परिभाषित किया गया है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो आईपीसी धारा 8 में, तो हम अगर 8 को देखें, अगर हम देखो इसको, देखो 8 को पहले समझे, इसका राइट आंसर क्या है। देखो उसमें लिख रखा है, मैंने सारे उत्तर भी दे रखे हैं, इस वजह से दिक्कत ना हो तुम लोगों को समझने में। तो लिंग, इसको तो याद कैसे रखेंगे। 8 का ढांचा देखिए, ऐसे 8 का ये चीज है ना, 8, इसका ऊपर का हिस्सा भी सेम, नीचे का भी हिस्सा सेम। तो 8 जैसा शरीर और 8 का आकार ऊपर नीचे बराबर, तो ये नर और नारी बराबर। तो इसको हम जैसे अब इसको समझेंगे कैसे, तो धारा 8 को ध्यान से देखो। तो 8 का आकार कैसा होता है, ऊपर का गोला और नीचे का गोला एकदम बराबर है। तो इसलिए इसका मतलब है नर और नारी दोनों बराबर है। आईपीसी कहती है कि जहां भी वह, या मतलब ही शब्द, ही या वह, इन शब्दों का अगर वो प्रयोग करेगा, तो उसका मतलब सिर्फ लड़का नहीं, बल्कि लड़का और लड़की, मतलब मैन या वुमेन, दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। तो 8 का फिगर बराबर है, जेंडर बराबर है। तो ऐसे याद रखो, दोनों चीज बराबर है। देखो ऊपर का नीचे दोनों बराबर है, तो 8 का धारा क्या 8 कहती है नर और नारी बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो लोक सेवक, अब लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा आईपीसी की किस धारा में दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 21। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे। इसमें तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप सभी यूपी
एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो कल को आप भी साहब बनोगे, तो और साहब बनोगे और साहब को क्या मिलती है? 21 तोपों की सलामी। तो जहां भी 21 आए समझ लेना ये सलामी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट। और जो पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन आते हैं? जैसे जैसे सेना के अफसर हैं, जज हैं, पुलिस है, और सब इन्हीं में आते हैं। ऐसे याद रखो, ये 21 तोपों की सलामी दी जाती है, किसे दी जाती है? साहब को। मतलब साहब मतलब लोकल, लोक सेवक। लोक सेवक में बोलते हैं किसको? पब्लिक सर्वेंट। तो हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 21। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सामान्य आशय का प्रावधान किस धारा में है? सामान्य आशय का प्रावधान किस धारा में है? तो सामान्य आशय क्या है? तो सामान्य आशय, इसका जो राइट आंसर है धारा 34। इसको याद कैसे रखेंगे? 3 4 यार अपराध को तैयार। अब धारा 3 है और 4 है, तुम 3 और 4 को याद रखो। 3 और 4 क्या है? 3 4। तो इसमें ट्रिक मैंने बनाई है, तो टीएनओ ट्रिक। ये टीएनओ विजन चैनल है और टीएनओ इसका नाम है। मेरा नाम भी टीएनओ सही लिखते हैं इनको शॉर्ट में, टीएनओ। तो इसी का हम ट्रिक नाम से बना के रखी है। मैंने इसकी एक ई बुक भी बनाई है, इसकी ई बुक। इस ई बुक में मैंने जो भी कंटेंट दोनों तरफ जो भी कंटेंट मैंने इसमें दिया है, बिल्कुल ऐसे ही दिया है। सारी चीजें हर धारा का तोड़ निकाल के रखा है कि आप किसको कैसे याद रखेंगे। समथिंग हर चीज उसमें कवर की है, छोटी मोटी। अगर इसकी कंप्लीटली फाइनली सब कुछ चाहिए होगा तो आप लोग बताना जरूर। उसके लिए कुछ जरूर हम ऐसी बुक ई बुक तैयार करेंगे जो एकदम मार्केट में एकदम न्यू बुक होगी, कि ऐसा कोई कंटेंट कहीं मैच नहीं करेगा। चीजें याद कैसी होती हैं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से जरूर सीखेंगे। हमने इसी पर्पज से इस चीज को बनाया है। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, 3 4 यार अपराध को तैयार। अब ये बोल रहा है कि अगर 3 4 यार, आप जब भी अगर जैसे मान लो आप और आपके दोस्त प्लान बनाते हैं किसी को पीटने का, पीटने का, तो ट्रिक याद रखो, 3 4 यार अपराध को तैयार। जब 3 4 लोग कम से कम दो, ऐसे मतलब ये होता है कि तो कम से कम दो होंगे तभी तो तुम ग्रुप में आओगे, तो मिलकर एक ही प्लान से क्राइम करते हो तो पुलिस सबको बराबर लपेटेगी। ये चीज याद रखना। क्योंकि अगर तुम, ऐसा है नहीं कि अगर कोई बैठा रहा तुम्हारे साथ में था उसने कुछ नहीं किया, ऐसा भी नहीं होता है। इसका मतलब सीधा है, पुलिस सबको बराबर लपेटेगी। 3 4 यार अपराध को तैयार, ये चीज याद रखना। 3 4 यार अपराध को तैयार। तो ये से ऐसे हम लोग याद रखेंगे। तो उसमें होता है जब कोई कई लोग मिलकर कम से कम दो और एक पूर्व योजना से प्लान करें। एक सेकेंड, नोटिफिकेशन आ रहे बार बार। प्लान करें तो सभी को बराबर सजा मिलेगी। ये चीज याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एकांत परिरोध। एकांत परिरोध क्या होता है? एकांत परिरोध होता है, जैसे इसका क्वेश्चन करते हैं। तो एकांत परिरोध अधिकतम कितने दिनों का होता है? 90 दिन। 90 दिन या 3 महीने। अब ये देखो, ये चीज इसका देखो याद कैसे रखेंगे? 7 3 7 3। तो 7 3 से बना सन्नाटा। 7 3 को थोड़ा शॉर्ट में पढ़ो, याद करने का तरीका कुछ ढूंढो। 7 3 तो 7 से बना सन्नाटा। अब सन्नाटा का अर्थ होगा, देखो धारा 73 है। 7 3 तो कैदी बिल्कुल अकेला होता है। अब तो जेल के अंदर है, देखो जेल के अंदर एक काल कोठरी होती है। काल कोठरी, जैसे ये काल कोठरी बनाई जाती है, इसमें बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल अंधेरा। ये काल कोठरी होती है जहाँ कैदी बिल्कुल अकेला होता है। इसीलिए इसकी मैंने ट्रिक बनाई। तो 7 3 से बना सन्नाटा। सन्नाटा 73 में कैदी सन्नाटे में है, ऐसे याद रखो। 73 में कैदी सन्नाटे में है। पर उसे क्या जिंदगी भर वहीं रखेंगे? नहीं। कानून कहता है कि अधिकतम 3 महीने। अधिकतम अधिकतम कितने महीने के लिए? 3 महीने। अधिकतम 3 महीने के लिए रखेंगे, यानी 90 दिन। ज्यादा किसी को सन्नाटे में नहीं रख सकते, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। देखो इसमें हमने नीचे भी इसकी कॉन्सेप्ट वगैरह लिखा है, समझाने के लिए हम आपको बता ही रहे हैं एक्स्ट्रा जानकारी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वो ये क्या है? एकांत परिरोध। एकांत परिरोध एक बार में अधिकतम कितने दिनों तक किया जा सकता है? इसका मतलब क्या है? इसका देखो राइट आंसर क्या है? 14। अब देखो 14 को समझाते हैं कैसे। देखो, अब ये धारा कौन सी आएगी? धारा कौन सी आएगी? 74। अब देखो इसको हम समझने के लिए एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं। देखो अब 90 दिन का सन्नाटा तो देंगे नहीं, अब वरना आदमी पागल हो जाएगा, ऐसे याद रखो। तो 90 दिन का सन्नाटा अगर देंगे देंगे नहीं तो वरना आदमी पागल हो जाएगा। तो धारा 74 कहती है 7 और 4, 7 और 4 और टुकड़ों में यार।
अब 7 और 4 है, जो 7 और 4 है, ये धारा 74 है। ये धारा 74 के बारे में बोल रहा है कि 7 और 4 और टुकड़ों में यार। अब वो टुकड़ों में यार का मतलब हो गया कि सन्नाटा इकट्ठा नहीं, टुकड़ों में मिलेगा। इससे ये निकल के आया। तो उसे टुकड़ों में मिलेगा एक बार में अधिकतम 14 दिन। तो हम एक बार में अधिकतम कितने दिन के रखेंगे 14 दिन के लिए रखेंगे। तो जब 14 दिन के लिए रखेंगे फिर बाहर निकालो, फिर 14 दिन बाद डालो, ये प्रोसेस होता है। मतलब 14 दिन, फिर से 14 दिन, फिर से 14 दिन, ऐसे रखेंगे हम उसको। क्योंकि वो इकट्ठा तो रख नहीं सकते हैं, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कितने वर्ष के कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है? कितने वर्ष से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 वर्ष। 7 वर्ष। इसको तो बेस्ट समझेंगे। तो जो इसका जो ट्रिक है, ये चीज जो लिखी गई है किस धारा में लिखी गई है? 82। 82 को देखो, तुम पढ़ो 82, 82, 82 को पढ़ो बेबी। 82 से बेबी, बेबी मतलब बच्चा। तो बच्चा, अब इंग्लिश में अल्फाबेट से रखो, बी से बनता है, तो बी देखो 82। और बी से बनता है बेबी, बच्चा। और धारा 82 कहती है कि अगर बच्चा 7 साल से छोटा है तो वो चाहे गोली ही क्यों ना मार दे या चला दे, वो मासूम है, उसे सजा नहीं मिलेगी। क्योंकि वो, उसके अंदर इतना वो ज्ञान नहीं है इस चीज का, उसके अंदर इस चीज का बुद्धि की विकास नहीं हुआ है कि वो समझ सके इससे हम जो कर रहे हैं, इससे ये गलत है या ये सही है। उस चीज को, उसको इतना ज्ञान नहीं है, वो ना समझे। इस वजह से उस पर कोई अपराध नहीं माना जाएगा और ना उसे सजा मिलेगी। दूसरे देखो कॉन्सेप्ट में लगाया, धारा 82 के तहत 7 साल से छोटा बच्चा कुछ भी कर दे, उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। तो 82 से याद रखो बेबी। अब 82 मतलब धारा 82 और 82 से बन जाएगा बेबी। अब बेबी छोटा बच्चा होगा, वो कितना भी वो हो, उसको इतनी चीज की नॉलेज नहीं होगी मैं क्या करने जा रहा हूँ। समझ गए? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 8। तो पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, ये किस धारा में रखा गया है? ये किस धारा में है? धारा 84। अब धारा 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसको याद कैसे रखेंगे? अब देखो 84। अब 84 को पढ़ो चौराहा। यहाँ से कीवर्ड पकड़ो चौराहा। अब दिमाग का, चौराहा दिमाग का चौराहा बन जाएगा। जैसे दिमाग है ये किसी का, ठीक, और वो चौराहा बन जाए, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कुछ करने जा रहा हूँ, कुछ उसको नहीं पता है। तो एक तरह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो पागल की स्थिति में है। जिसका दिमाग चौराहा बन गया तो माफ है, मतलब एक तरीके पागल हो गया है। तो उस जिस आदमी का दिमाग चौराहा बन गया हो तो उसे क्या सही क्या गलत कुछ पता नहीं। तो ट्रिक है 84 मतलब चौराहा दिमाग का। तो पागल व्यक्ति को सजा नहीं मिलती है। ऐसे कानून में मैक नॉटन भी का नियम भी कहते हैं। इसके इसमें इस नियम को क्या बोला गया है? मैक नॉटन। ये चीज लिख लेना, याद रखना। मैक नॉटन, अगर पेपर में पूछता है मैक नॉटन का नियम, मैक नॉटन का नियम किसमें कहा गया है? इसी धारा को बोला गया है 84 को। 84 तो याद रखो चौराहा, और किसका चौराहा? दिमाग का। ये चीज देखो लिखी रखी है इसमें। और व्यकृति चित्त, इसमें तो व्यक्ति को सजा नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आत्मरक्षा। तो आत्मरक्षा क्या है? आत्मरक्षा प्राइवेट डिफेंस में मृत्यु कारित करने का अधिकार धारा में है। मतलब अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए इंसान किसी को मृत्यु भी कर दे तो उसमें उस पर धारा कोई भी नहीं लगेगी। अब देखो उसको कैसे याद रखेंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 100 मतलब 100। और धारा 100 कहती है, देखो इसकी टीएन ओट्रिक में लिखा है 100। 100 मतलब खल्लास, 100% फिनिश्ड, ऐसे याद रखो। देखो 100 को याद रखो, 100% फिनिश्ड। अब उसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई आप पर एसिड फेंकने पर कोशिश करे, या फिर रेप की कोशिश करे, या फिर क्या मतलब क्या आप पुलिस का इंतजार करोगे? नहीं। तो धारा 100 कहती है, तो 100 मतलब खल्लास, फिनिश। तो अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले को 100% खत्म करने का अधिकार अधिकार धारा 100 देती है। कौन सी धारा देती है? धारा 100। ये खत्म करने का अधिकार देती है धारा 100। ऐसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुष्प्रेरण क्या है? तो दुष्प्रेरण को किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 107। धारा 107।
तो इसको कैसे याद रखेंगे? 107 और 107 और साथ देना। अब 107 से साथ देना, तो गलत काम में साथ देना ही दुष्प्रेरण है, ऐसे याद रखो। गलत काम है तो 100 से वहां उसने मर्डर किया, पर गलत काम में साथ देना ये एक दुष्प्रेरण है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो दुष्प्रेरण का मतलब है किसी को क्राइम के लिए पंप करना, मतलब उसको थोड़ा पुश करना। और ट्रिक क्या है इसकी? 107 और साथ देना। अगर आप किसी को गलत काम में अपने दोस्त का साथ दे रहे हो तो उसे उकसा रहे हो, तो आप धारा 107 के मुजरिम में आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? 107 के मुजरिम में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आपका दोस्त था, वो कुछ करने की सोच रहा था, आप पीछे से उसको उकसा रहे हैं कि कर दीजिए, हम तेरे साथ हैं, ये है वो है। तो अपने दोस्त को आप उकसाने का काम कर रहे हैं। ये धारा कहती है 107 के अंदर वो इंसान मुजरिम के समान माना जाएगा। ऐसे याद रखिए। तो 107, साथ से साथ देना, साथ कैसे देना? गलत काम में साथ देना, ये तो प्रेरण है। साजिश करना, तो लिखा किसी को अपराध के लिए उकसाना, साजिश रचना या मदद करना, मतलब साजिश रचना या मदद करना उसका दुष्प्रेरण कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब 11 देखो, 11 नंबर। आपराधिक षड्यंत्र, षड्यंत्र का दंड किस धारा में दिया गया है? अब देखो, आपराधिक षड्यंत्र का जो दंड है किस धारा में दिया गया है? ये धारा है 120 बी। एक सेकंड, गलत रख गया। 120 बी। तो ये धारा 120 बी क्या कहती है? 120 इसमें देखो, देश के खिलाफ बोलना। इसमें क्या है? देश के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ नफरत फैलाना। अब देखो ट्रिक क्या है इसमें? 1, 2, 4 कैसे है? एक सेकंड, हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं ना। धारा 120 बी, 120 बी से, हाँ, बी फॉर बदला। तो बी से क्या आएगा? बदला। अब देखो, बदला लेना किसी के, अगर तुमने षड्यंत्र रचा है, षड्यंत्र मतलब प्लानिंग, प्लानिंग के साथ। अब कोई चीज तुमने प्लानिंग की है तो वो क्या है? षड्यंत्र। अब 120 में मिलता है, ठीक, 120 में मिलता है तो उसका कॉन्सेप्ट, धारा क्या, वो उसका अर्थ क्या कहता है? 120 में परिभाषा है और 120 में सजा है। 120 ए में परिभाषा, ए मतलब स्टार्टिंग की दौर में, ए में परिभाषा, तो बी में सजा है। तो उसको याद कैसे रखना है हमको? तो प्लानिंग करना, धारा 120 ए है और 420 की प्लानिंग, लेकिन 420 की प्लानिंग नहीं, 420 की प्लानिंग, लेकिन जब सजा की बारी आती है तो तो बी बराबर हो जाएगा बदला। और जब कानून अपना जो बदला धारा 120 में लेता है, तो पुलिस जब भी किसी गैंग को पकड़ती है तो धारा 120 बी जरूर लगाती है। तो ये चीज यहाँ से निकल के आती है, तो 120 बी। तो उसको इसको दोबारा फिर से समझो। तो उसमें क्या है? प्लानिंग करना, धारा 100, प्लानिंग करना धारा 120 ए में है, और 420 की प्लानिंग। लेकिन जब सजा की बारी आती है तो बी, ट्रिक है इसकी बी। तो बी में जो 120 बी है ना, तो बी जो है, तो बी फॉर बदला, और कानून अपना बदला जो धारा 120 में लेता है, 120 बी में लेता है। लेकिन पुलिस जब भी गैंग को पकड़ती है तो 120 जरूर लगाती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब राजद्रोह, राजद्रोह इसकी ट्रिक क्या कहती है? 1, 2, 4 मतलब दो देशद्रोही। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजद्रोह आईपीसी की किस धारा में संबंधित है? ये है एक 124 ए, 124 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसकी ट्रिक क्या कहती है? 1, 2, 4, 1, 2, 4 और ए। तो देश के खिलाफ बोलना और सरकार के खिलाफ नफरत फैलाना, हम यही चीज बोल रहे थे उस जगह पे। मैंने सोचा कि 124 आंसर इसका है, इस वजह से मैंने बोल दिया 1, 2, 4 और नफरत फैलाना, देशद्रोही, इसी वजह से मैंने बोल दिया कुछ जगह। तो इसमें ट्रिक क्या है? तो 1, 2, 4। अब इसका मतलब हुआ कि देशद्रोही। अब इसका मतलब ए फॉर एंटी नेशनल काम करोगे तो इसी धारा में नपोगे। ये चीज इसमें कहता है 124 ए में। तो 1, 2, 4 और इससे बनेगा 124 ए, तो ये बनेगा देशद्रोही। तो देखो, बोलकर, अब किसी को पता है तुम ये चीज करोगे, बोलकर है, किसी को लिखकर है, या संकेत के द्वारा है, भारत सरकार के प्रति घृणा फैलाना या राजद्रोह, ये चीज सब इसी के अंतर्गत आती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉ
फुल असेंबली के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। अब ट्रिक क्या कहती है? 1 4 1 मतलब 5। 1 4 1 मतलब 5। तो जब कुछ लोग दंगा करने या रास्ता रोकने जमा होते हैं तो इसे याद रखना बहुत आसान है। तो धारा 1 4 1 ना तो 1 और 4 को जोड़ दो तो 1 4 5, कम से कम 5 लोग होंगे और तभी वो विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। ऐसे याद रखो। तो 1 4 को जोड़ो, ये बनेगा 5। 1 4 को जोड़ो तो ये बनेगा 5। कम से कम जो 5 लोग जो लोग होंगे तभी मतलब जो विधि विरुद्ध जमाव कर पाएंगे। है ना ये? जब 5 या अधिक लोग किसी अवैध उद्देश्य जैसे रास्ता रोकना, पुलिस को डराना, ऐसी स्थिति में इकट्ठे होंगे तो ये है विधि विरुद्ध विरुद्ध जमाव। कम से कम कितने लोग? 5 लोग होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बलवा के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? बलवा, अरे वो बलवा को समझते हैं, देखो बलवा क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 147। अब इसको देखो याद कैसे रखेंगे? जब वो 5 लोगों जब 5 लोगों की भीड़ पत्थर फेंकने लगे, हिंसा करे, तो वो जो बलवा बन जाता है। और सजा कैसे मिलेगी? 1 4 7। 1 4 7 मतलब हो गया क्या? साथ में जेल। बलवा करोगे तो सभी 5 लोग साथ में 2 साल के लिए जेल जाओगे। ऐसे याद रखो। अब यहाँ से जो ट्रिक बना मेरे, 2 साल के लिए जेल जाओगे, इसका मतलब क्या हुआ? 2 साल के लिए जेल। और 1 4 7 तो साथ में जेल। अब बलवा करोगे एक साथ में तो साथ में जेल। तो जब विधि विरुद्ध जमाव 5 प्लस लोग हिंसा का प्रयोग करता है तो वह बलवा बन जाता है। ये इसका बलवा का जो पॉइंट है, इसका अर्थ है, ये चीज है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? धारा 147। अगले क्वेश्चन पे, दंगा। दंगा किस स्थान पर हो सकता है? अब इसका सही सही जवाब क्या है? सार्वजनिक स्थान पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक स्थान पर दंगा हो सकता है। तो उसको देखो याद कैसे रखेंगे? घर के अंदर पति पत्नी लड़े तो वो दंगा नहीं है। जैसे घर के अंदर पति पत्नी कोई लड़ रहे हैं आपस में तो वो उनका दंगा नहीं है। दंगा सिर्फ सड़क पर या पब्लिक प्लेस पर होता है। तो इसको ट्रिक कैसे याद रखें? तो 1 5 9, 1 5 9 पब्लिक में 9, 1 5 9 और पब्लिक में 9, ऐसे याद रखो। तो 1 5 9 और पब्लिक में 9। तो ये इसमें क्या होता है कि पब्लिक प्लेस पर लड़ना, नो नो, ऐसे याद रखो। ये पब्लिक प्लेस में लड़ना नो। 1 5 9, जिसमें बोल रहा ना नो, तो मना कर रहा। जब दो या दो से अधिक लोग सार्वजनिक स्थान पर प्लेस पर लड़कर शांति भंग करते हैं तो सड़क पर लड़ना मना है। ये चीज इसमें लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। झूठी गवाही, फॉल्स एविडेंस, गणना किस धारा के अंतर्गत आता है? झूठी गवाही, इसका सही जवाब हो जाएगा 192। 192। इसका राइट आंसर क्या है? 192। इसको कैसे देखो याद रखेंगे? 1 9 2। अब 1 9 2, इसको कैसे याद रखेंगे? 1 9 2। इसको देखो, इसको हम मान लेंगे। मान लो पुलिस ने किसी बेगुनाह के बैग में अपनी तरफ से कट्टा रख दिया। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, कहाँ थे हम लोग? 1 9 2। इसमें तो देखो 2 नंबर का सबूत। इसमें देखो क्या लिखा गया है? 1 9 2। अब 2 नंबर का सबूत। तो इसमें क्या होता है? 2 नंबर का सबूत जैसे झूठा सबूत बनाना, जैसे किसी के बैग में कट्टा रख देना, 192 के तहत अपराध है। कैसा अपराध है? किसी के बैग में कट्टा रख देना किसकी 192 के तहत अपराध माना जाएगा। ये झूठा जो बनाने के लिए है। जैसे पुलिस ने किसी बेगुनाह के बैग में अपनी तरफ से कट्टा रख दिया और ये
क्या है ये है झूठ, झूठा सबूत गढ़ना। अब 192 और 2 नंबर का सबूत, 2 नंबर का काम करोगे तो धारा 192 लगेगी, ऐसे सीधा याद रखो। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो सबूत मिटाना ये भी अपराध है। सबूत मिटाना या अपराधी तो सबूत मिटाना या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना किस धारा में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 201। तो इसको ट्रिक क्या है? 201, 201 दृश्यम, ये शब्द याद रखो, दृश्यम। 201 देखो, इसको ऐसे याद रखेंगे। तो सबूत मिटाने को देखो, ऐसे भी देखो, अजय देवगन की एक दृश्यम फिल्म याद है तुम लोगों को? अजय देवगन की दृश्यम फिल्म, ये फिल्म थी उसकी। तो उसने क्या किया था? लाश छुपाई और सबूत मिटाए। तो 102 और 202, 201 मतलब दृश्यम। सबूत गायब करने पर 201 लगती है, ऐसे याद रखो। ये चीज देखो, ये चीज सबूत मिटाना या अपराध छुपाने अपराधी को बचाने के लिए कुछ भी बचाव करना, ये इसमें धारा 201 लगती है। फिर लोग ऐसे याद रखेंगे 201 मतलब दृश्यम, 201 से दृश्यम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो भारतीय सिक्के का कूटकरण करने पर किस धारा के तहत सजा मिलती है? अब कूटकरण क्या होता है? देखो कूटकरण समझाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 232। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 232। अब देखो उसमें क्या है, दो, 2 3 2 बराबर इंडिया सिक्का धोखे में दो, इंडियन सिक्का धोखे में दो, 2 3 2 इंडियन सिक्का धोखे में दो। ऐसे दो दोनों को पॉइंट को जोड़ो एक बार। ये चीज दोनों को जोड़ोगे जब तुम, तब बनेगा 2 3 2। अब इंडियन सिक्का धोखे में दो। इसमें देखो क्या होता है कि देखो विदेशी सिक्का बनाना 231 है, विदेशी सिक्का बनाना ये 231 है। और लेकिन अगर अपने ही देश का सिक्का नकली बनाया तो 2 3 2 इंडियन सिक्का धोखे में दो। ये इसका हम लोग को ट्रिकी पॉइंट है। तो भारतीय सिक्के के साथ धोखा सबसे भारी पड़ता है। ये चीज ऐसे देखो, भारी पड़ता है कैसा? भारतीय सिक्के के साथ धोखा सबसे भारी पड़ता है। हम लोग इसको ऐसे याद रखें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 232। चलिए अगले क्वेश्चन पे। लोक न्यूसेंस, न्यूसेंस इसका देखो, इसकी परिभाषा किस धारा में है? लोक न्यूसेंस इसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 268। 268 देखो इसमें क्या है, तीनों ट्रिक। 268 पब्लिक की खाट। तो 268 पब्लिक की खाट, तो ऐसा काम जिससे पब्लिक की खाट खड़ी हो जाए, ये उसकी किसके अंतर्गत आएगा? 208। देखो ऐसा समझो, देखो आपने रात के 2 बजे डीजे बजा दिया, ठीक। अब आपने 2 बजे रात में डीजे बजा दिया, पूरे मोहल्ले की नींद हराम कर दी। तो ये न्यूसेंस 268 और पब्लिक की खाट, तो ऐसा आपने ऐसा काम किया है कि पब्लिक की खाट खड़ी कर दी। तो ऐसे याद रखो, मतलब कोई ऐसा काम जिससे आस-पास पड़ोस या आम जनता को परेशानी या झुंझलाहट हो, ये चीज इसमें होती है। मतलब तुम कुछ भी करो, अपने दूसरे पब्लिक में किसी भी और को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज इसमें कही गई है धारा 268 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अश्लील गाने गाना या गंदे इशारे करना सार्वजनिक स्थान पर किस धारा का अपराध है? जैसे अश्लील गाने होते हैं और गाने गाना और गंदे इशारे करना, जो अश्लील इशारे होते हैं, तो किस धारा का अपराध है ये? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 294। इसका राइट आंसर क्या? 294। इसको कैसे याद रखेंगे? 294 अश्लील गाना यार। अब देखो 294, 294 और अश्लील गाना यार, सड़क पर फूड़ गाना गाना, समझ गए इसका अर्थ? तो सड़क पर खड़े होकर किसी को देखकर फूड़ गाने गाना ट्रिक है देखो हम लोगों की। 294 अश्लील गाना यार, सड़क पर अश्लीलता फैलाओगे तो 294 लगेगी। ये धारा कहती है 294। जो पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाने पर धारा 294 लगती है, इसका पॉइंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो धार्मिक भावनाओं को आहत करने जानबूझकर, ये चीज कैसा लिखा है देखो, जानबूझकर। अगर जानबूझकर तुम आहत करने की सोच रहे हो, करने प्लान कुछ भी है तुम्हारी तरफ से जो इच्छा है, तो पर कौन सी धारा लगती है धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर? लगती है 295। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 295।
295 ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो उसको कैसे याद रखेंगे? तो 295 ए मतलब आग, आग लगाना। धर्म के नाम पर आग लगाने वाली बात बोलना। अब तो 295, तो अगर तुम्हें तो ज्यादातर ऑप्शन इसके करीब ही मिलेंगे। तो 295 जो ए है, ए शब्द बोल रहा है कि आग लगाना, धर्म के नाम पर आग लगाने वाली बात बोलना। हम लोग उसको ऐसे याद रखेंगे। तो उसको कैसे समझेंगे? तो धर्म और सेंसिटिव सेंसिटिव मुद्दा है। अगर कोई जानबूझकर भड़काऊ भाषण दे तो 255 ए मतलब आग लगाना। धर्म के नाम पर आग लगाने वाली बात बोलोगे तो 295 ए में सीधे अंदर जाओगे। ये चीज इसमें लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो आपराधिक मानव वध, जो हत्या नहीं, किस धारा में है? आपराधिक मानव वध जो एक हत्या नहीं है, किस धारा में है? धारा 299। धारा 299। तो उसकी ट्रिक क्या कहती है? 299। अब नो नो मतलब क्या बोल रहा है? ना ना। इरादा था पर ना, नॉट श्योर मतलब श्योर कि मरेगा ही। इरादा था मतलब उसको जो, देखो ऐसे समझो उसको कि इसमें और मर्डर में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ये चीज 100% बात सही है। देखो ये चीज हमने चीजों में और भी देखा है, क्वेश्चन को भी करते देखा है लोगों को। ये चीज हमेशा ही होती है, तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो 299, तो उसके तो ऐसे याद रखेंगे। तो 299। अब 299 इसका अर्थ हो गया नौ ना। ना ना, वो नौ नौ आ रहा है ना, इसको पढ़ो ना ना। तो मारने का इरादा तो था, पर श्योर ना था कि वो मरेगा ही। ये चीज थी उसमें। इसे मानव वध कहते हैं, हत्या नहीं। ये चीज इसके अंदर आएगी। तो लिखा ना इसमें कॉन्सेप्ट में, हर हत्या मानव वध है, मतलब पर हर मानव वध हत्या नहीं है। ये चीज इसमें लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो हत्या के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? अब हत्या हत्या के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? 302। ये चीज तो फिर हम लोग को बहुत पुराने से पता होगी, 302 धारा लगेगी। सीधे बोल देते हैं तो 302 वाली। अब इसको कैसे याद रखेंगे? और ट्रिक 302। अब 302 इसको याद रखिए, दो। अब दो क्या है? 302 दो मतलब फांसी दो, फांसी। या अंतिम, अंतिम सो। 302 या अंतिम सो। अंतिम सो क्या होता है? इंसानों को जब किसी फंदे पे उसके गर्दन में फंदा टांग के और उसको टांग दिया जाता है। हम्म। तो उसको टांग दिया जाता है तो वो इंसान मर जाता है, तो अंतिम सो है उसका ये। ऐसे हम लोग याद रखेंगे। इसमें देखो ये होता है कि जब 100% पक्का हो कि वो मर ही जाएगा, धारा 300, तो सजा मिलती है 302 में। ठीक। अब देखो 100% जब पक्का हो कि वो मर ही जाएगा, वो मर ही जाएगा, तो उसका मतलब क्या है कि तो धारा 300, और तो सजा मिलती है 302 में। ठीक। अब दो में फांसी दो, 302 में अंतिम सो, मतलब मिल जाते हैं। स्लीप हो सो जाना मतलब सो मतलब सोना या स्लीप, ऐसी लिखी ना स्लीप, सोना। तो यानी फांसी या उम्र कैद, दो ही ऑप्शन है उसके पास, फांसी या उम्र कैद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 302। इसको ऐसे याद रखेंगे, 302, और दो से बनेगा फांसी दो या फिर अंतिम सो। दो फांसी या अंतिम सो, ऐसे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दहेज मृत्यु। तो दहेज मृत्यु क्या कहती है? आईपीसी की किस धारा में संबंधित है? किस धारा संबंधित है? 304 बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 304 बी। तो टी एन होट्रिक अपनी कहती है कि हमने जो जिसका पोएट्रिक बनाया है, तो 304 बी। बी तो ब्राइड, ब्राइड में तो दुल्हन। ठीक। और वंश वन जलाना। अब बी से दोनों चीजें आ रही हैं, ब्राइड में होती दुल्हन, बी से होता है बर्न वन जलाना। 304 कहता है, देखो इसमें ये होता है, देखो उसकी तो तुम्हें थोड़ा अच्छी जानकारी बताते हैं। शादी के 7 साल के अंदर अगर महिला जलकर या चोट से मरे, या मरे और दहेज की बात हो, तो इसमें देखो ट्रिक क्या है? 304 बी, बी मतलब ब्राइड या दुल्हन आएगी। फिर बर्न में जलाना, जलना, तो दोनों चीजें उसमें शामिल हो रही हैं। तो बी से ब्राइड दुल्हन मतलब दहेज मृत्यु। इसका सीधा मतलब है दहेज का आरोप लगा के कुछ भी करके उसकी मृत्यु की गई है। इसमें इसमें धारा 304 के अंतर्गत आएगा ये चीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हत्या का प्रयत्न जैसे हाफ मर्डर कहते हैं, किस धारा में है? 307। हाफ मर्डर किसमें आता है? 307। अभी उसको कैसे याद रखेंगे? 307। तो इसको हम पढ़ते हैं कि गोली मारी पर बगल से निकल गई।
गोली मारी थी उसको जान से मारने के लिए, पर उसके बगल से निकल गई, आदमी बच गया। तो 307, और 307, और साथ नहीं मरा, साथ नहीं दिया यमराज ने। अब ऐसे देखो, 307 और साथ नहीं दिया, सात से बना, देखो साथ, साथ नहीं दिया यमराज ने तो बच गया। यमराज ने साथ दे दिया होता तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती। ऐसे हम लोग याद रखेंगे। तो जान से मारने की कोशिश करना पर पीड़ित का बच जाना, सजा 10 साल या उम्र कैद, ये चीज उसके अंतर्गत रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखो, घोर उपहति में कितने प्रकार की चोटें शामिल हैं? घोर उपनति क्या होती है, इसके अंदर क्या है, कितनी चोटें शामिल है? 8। अब देखो इसको जो ट्रिक है हमें, 3-2-0 मतलब 320। अब जीरो मतलब है विजन, विजन मतलब होता है, जैसे हम लोग अपने चैनल का भी नाम है, TNO विजन, VISION, ये हम लोग चैनल का भी नाम है, TNO विजन। तो विजन मतलब क्या था, आंख है, कान है, हड्डी गई, लाइफ जीरो, जीरो हो गई। तो इसमें देखो जीरो से बना, जीरो जीरो है, और जीरो मतलब विजन, विजन, विजन। तो विजन से हम लोग देखो, आंख है, कान है, हड्डी गई, और लाइफ जीरो हो गई। ऐसे याद रखेंगे। तो 320, 320, तो आंख, कान, हड्डी, तीनों तीन आई। अब जो तीनों चीजें गई, तो ऐसे में याद रखेंगे। तो धारा एक दो 320 के तहत नपुंसक बनाना, आंख, कान की रोशनी जाना, हड्डी टूटना आदि चोटों की घोर उपति है, उपति है। देखो इसमें होता है, देखो ये थप्पड़ मारना 319 आएगा, लेकिन अगर हड्डी तोड़ दी, देखो थप्पड़ मारना तो 319 आएगा, अगर हड्डी तोड़ दी या आंख फोड़ दी तो 320 मतलब विजन, लाइफ जीरो हो गई। तो 8 खतरनाक चोटें आती हैं, जैसे नपुंसकता है बनाना या हड्डी तोड़ना, ऐसी चीजें होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसिड अटैक, एसिड अटैक क्या होता है, तेजाब फेंकना, अम्ल फेंकना, वो एसिड, एसिड मतलब तेजाब फेंकना। तो IPC किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? 326A, 326A धारा, मतलब धारा 326A। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये 2013 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था ये? 2013 में जोड़ा गया था, जोड़ा गया था, 2013 में जोड़ा गया था। तो उसको याद कैसे रखेंगे? 326, 326 ए मतलब एसिड, तेजाब फेंकोगे तो कम से कम 10 साल के लिए जेल जाओगे। 326 ए से याद रखोगे एसिड। अब एसिड अटैक का मामला आएगा तो 326 ये ऐसे याद रखा, 326 ए से एसिड। तेजाब फेंककर जलाना या क्रूप करना, क्रूप मतलब उसको, उसकी जो ब्यूटी है, ब्यूटी को बदसूरत बनाने की कोशिश, डल बनाने की कोशिश है। तो ये चीज कम से कम 10 साल से लेकर या उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्त्री की लज्जा भंग करना किस धारा का अपराध है? स्त्री की लज्जा का भंग करना, तो ये है 354 धारा के अंतर्गत, धारा 354 के अंतर्गत। तो उसको टीएनओ ट्रिक कहती है। 354, 354 समान, समान चीर, ठीक, ये चीर मतलब शब्द प्रयोग किया गया है कि देखो किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक, छेड़छाड़ करना, 354 कर, 354 इक्वल हमने क्या लिखा है, देखो सम्मान या चीर। तो जो नारी का सम्मान चीरेगा, ऐसे याद रखो, नारी का जो सम्मान चीरेगा या भंग करेगा तो उसे 1 से 5 साल की, 1 से 5 साल, 1 से 5 साल की सजा भी हो सकती है, सजा हो सकती है या जेल हो सकती है। लिखा ना, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करना, ये चीज किसी में 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 354। अगले क्वेश्चन करते हैं। जो पीछा करना, IPC की किस धारा में जोड़ा गया है? पीछा करना IPC की किस धारा में जोड़ा गया है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 354D, 354D। इसको कैसे याद रखेंगे? तो महिला ने मना कर दिया, फिर भी पीछे पीछे जा रहे हो,
या ऑनलाइन मैसेज कर रहे हो, ये चीज इसमें आती है। अक्सर जो ऐसा होता है कि अगर कोई लड़की है कुछ भी, अगर लड़के ने कुछ भी कहा, अगर वो मना कर रही, बार 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 वो मना कर रही, आप जबरदस्ती उसका पीछा कर रहे हैं, ठीक, वो गर्ल है ये बॉय है, उसका जबरदस्ती पीछा कर रहे हैं, ये चीज का ये धारा 354 डी के अंतर्गत अपराध माना जाएगा, उसको उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें क्या होता है, देखो 354, 54 डी, डी फॉर धक्का, धक्का मतलब दौड़ना, ठीक। अब धक्का और दौड़ना, धक्का मतलब होता है पीछे पीछे दौड़ना, ठीक है, स्टाल्किंग। तो पीछे पीछे दौड़ना मतलब होता है उसका पीछा करना। अब डी से याद रखना, धक्का, धक्का मतलब दौड़ना। अब किसी, अब 354 में ये डी, डी से याद रखना, तुम दौड़ना पीछे पीछे, अगर कोई इंसान पीछा कर रहा है तो 354 डी के अंतर्गत आएगा। तो लिखा है इसमें, बार बार मना करने के बाद भी पीछा करना या ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी संपर्क करना अपराध है। ये किसके अंतर्गत, 354 डी के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। व्याप व्यापरण मतलब किडनैपिंग के लिए लड़की की उम्र कितने वर्ष से कम होनी चाहिए? 18 वर्ष से कम। तो वो किस में जाएगा, किडनैपिंग में। तो उसमें क्या होता है, तो 361, 361 बराबर एक, एक मतलब संरक्षक, गार्जियन से दूर जाना, ठीक, गार्जियन से दूर जाना। 361 इसमें तो क्या होता है, तो उसकी तुम थोड़ा समझने की गौर करना। तो किडनैपिंग में, किडनैपिंग में व्यापरण और अपहरण अलग है। तो व्यापरण सिर्फ बच्चों का होता है, जैसे जैसे लड़का है लड़की है जो भी है, तो 16 साल से कम है, लड़की 18 साल से कम है। तो ट्रिक 361, तो एक का है संरक्षक, गार्जियन से बिना पूछे दूर जाना, ये चीज किडनैपिंग है। क्या है किडनैपिंग, किडनैपिंग है। देखा, तो व्यापार करने वाले को से लड़का 16 साल से कम है, लड़की 16 साल 18 साल से कम, तो पागलों को बिना सहमति, पागलों को बिना सहमति सहमति ले जाना शामिल है। ऐसी चीजें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बलात्कार, बलात्कार रेप, रेप की परिभाषा आईपीसी किस धारा में है? अब देखो रेप क्या है, 375 धारा में है। धारा कैसे, 375, इसको कैसे याद रखेंगे, तीन और ट्रिक देखिए। 375, 375, तो इससे बनेगा क्या, पाप। 375, इससे बनेगा क्या, पाप। वहां से बनेगा पांच से, पांच से याद रखो, 375 वो पाप, तो महापाप की परिभाषा। ये चीज अगर किसी के साथ रेप करना कितना बड़ा महापाप है, ऐसे याद रखो, 3 3 7 5 ये बनेगा पाप, इससे ये कितना महापाप है। तो इसकी परिभाषा किसमें दे रखी है, धारा 375 में। इसका कॉन्सेप्ट कहता है, देखो 375 परिभाषा बताती है कि जबकि धारा 376 इसके लिए सजा कम से कम 10 साल तय करती है, कम से कम 10 साल सजा कम करती है। और उसकी सजा 376 में 376 जेल है, और जेल है तय, 376 में जेल तय है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये चोरी, चोरी क्या है, तो चोरी के लिए क्या आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति। संपत्ति मूवेबल होनी चाहिए, ये चीज चोरी वाली चीजों में शामिल होगी। मूवेबल कैसी होती है, देखो उसको आगे समझते हैं। तो उसमें देखते हैं, तो चुपके से सामान ले जाना चोरी है। जैसे चुपके से सामान ले जाना चोरी है। क्या कोई जमीन चुरा सकता है, नहीं। 3 7 8, तो 3 7 8 और 7 ले भाग, 3 7 8 और 7 ले भाग, तो 3 7 और 7 ले भाग, ऐसे याद रखो, 7 ले भाग। और यहाँ से 3 7 8, तो दोनों का रूट वर्ड थोड़ा मिलाने की कोशिश किया करो, तो थोड़ा तो समझ में आएगा। 3 7 8 और 7 में ले भाग। देखो ऐसे इसमें है कि जो चीज चुराई और जो चीज उठाई जा सके, मूवेबल हो, मतलब हिलने डुलने वाली चीज हो, उसी की चोरी होती है। ये चीज इसमें रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो लूट या रोबरी कब डकैती कब बन जाती है, डकैती बन जाती है। रोबरी कब डकैती बन जाती है, जब पांच, जब, देखो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जब 5 या उससे अधिक लोग हों। ऑप्शन नंबर बी, सी, जब 5 या उससे अधिक लोग हों। इसकी ट्रिक क्या कहती है, 3 9 1, 3 9 1 और 1 7 5, 3 9 1 और एक 1 7 5।
5 लोग एक साथ आए और डकैती हो गई वहां पे, ऐसे हम समझ लेंगे। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें देखो ये होता है, 4 लोग बैंक में घुसे हथियार लेकर, तो वो क्या है, एक लूट। तो धारा किसमें आएगा, 390। ठीक। अब लेकिन जैसे ही पांचवा आदमी गेट के अंदर आया, तो वो क्या बन गई, डकैती। अब ट्रिक हम लोग यही कहती, 391। ठीक, 391। पहले वो 4 लोग जब घुसे थे, हम ऐसे रखते, वो 390 धारा कहती है। 390 कहती है, तो 4 लोग घुसे हथियार लेके, तो वो केवल लूट थी, और जैसे ही पांचवा उसमें शामिल हुआ, तो वो चीज बन गई डकैती। तो 5 व्यक्ति के साथ जो जो चीज कोई कोई वो चोरी या डकैती करने की कोशिश की जाती है, वो चीज डकैती बन जाती है। तो हम लोग ऐसे इसको याद रखेंगे। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। छल, चीटिंग। कर संपत्ति या प्रदत्त करने के लिए कौन सी धारा लगती है। छल क्या है, 420। हम लोग वैसे याद रखते हैं वो इंसान कितना 420 है। अब कोई इंसान को बोल देते हैं वो कितना 420 है, छली है, 420 है, झूठा है, ऐसे हम लोग याद रखते 420। 420 अपने, ये सबको ही पता है तो धोखेबाज। हम सबको ही बोलते हैं कि इंसान 420 है, उससे दूर रहना। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे तो बहुत आसानी है क्वेश्चन। तो धोखा देकर किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेना, या तो देखो इसकी परिभाषा किसमें है? 415 में। 415 में इसकी परिभाषा है। तो धोखा देकर किसी की जमीन अपने नाम करा ली, तो सबको पता है कि वो 420 है, लेकिन याद रखना परिभाषा 415 में है। तो पचा गया माल तो 415 है, और भारी और भारी सजा 420 में है, ऐसे याद रखो। भारी सजा जो होगी वो 420 में है, और 415 में क्या है, 415 में वो जो उसका जो भी था, वो चीज उसने पचा ली या पचा गया माल, जो 415 उसकी परिभाषा दे रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। गृह अतिचार। तो गृह अतिचार क्या है, गृह अतिचार एक कर घर में अत्याचार कर घर में घुसने के कितने तरीके आईपीसी 445 में हैं। 6। राइट आंसर क्या है इसका, 6। इसको देखो समझते हैं। देखो तीन वो होती है, टीएनओ ट्रैक कहती है, तो 4 4 5, 5 से बना है पंच, 5 वही 5 बना, 5 तरीके, 5 तरीके। तो असल में 6 तरीके होते हैं। ट्रिक याद रखने के लिए है ये चीज। 4 5, 4 4 5, तो 5 तरीके। 5 असल में होते हैं कितने तरीके, 6। तो 5 देखो, 4 4 5, 5 से हम लोग याद रखेंगे कि एक हम लोगों को बढ़ा के रखना है। थोड़ा ये चीज सही बन नहीं रही है, फिर भी थोड़ा याद करने की कोशिश करना। 4 4 5, तो ऑप्शन में तुम्हें याद रहेगा, तो 5 से इसको पकड़ना। 4 4 5 हमने याद किया था, 4 4 5। 5 के हमने तो एक बोला था +1, तो एक तरीका हमें याद रखने के लिए +1 बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो 4 4 लोग थे और घर में घुस गए किसी के यहाँ चोरी करने के लिए। तो सब लोग एक सामान के पीछे दौड़ पड़े, तो एक सामान के पीछे पड़ गए, तो वही चीज एक के साथ जुड़ गई, तो वही 5 से 6 हो गया, ऐसे याद रखना। तो फिर तो उसमें क्या होता है, तो ताला तोड़ना, दीवार फांदना, खिड़की से घुसना आदि गृह भेदन के 6 तरीके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कूट रचना किस धारा में परिभाषित है। कूट रचना क्या होती है, कूट रचना में क्या होता है, देखो जैसे होता है कूट रचना में 463, इसका राइट आंसर क्या है, परिभाषा किसमें है, 463 में। 463, इसमें तो 4 6 3, 4 6 3। अब कागज, कागज चीन। अब तुम्हें वैसे भी पता है चीन में क्या फेमस है, चीन में क्या सबसे ज्यादा निर्माण करता है, कागज। तो कागज छीन कर बदल दिया, कागज छीन कर बदल दिया, ऐसे याद रखेंगे हम लोग। 4 6 3, अब कागज चीन, तो भाई चीज समझ लेना। तो चीन में क्या है, चीन चीज कागज, तो हम लोग पता ही है इतना चीज। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जाली मार्कशीट बनाना या झूठा डॉक्यूमेंट बनाना। अब कागज देखो, चीन में चीन से बना कागज, कागज बनता है चीन में, सब तो पहले ही पता है कागज वहीं पे ज्यादा बनता है, हम लोग याद करने के तरीके में। तो कागज छीन कर बदल दिया, ऐसे याद रखो। देखो अब बदला कैसे, देखो जाली मार्कशीट बना दी उसने। अब झूठा डॉक्यूमेंट बनाना, 4 6 3, अब कागज छीन, असली कागज छीन कर नकली बना दिया, यही है क्या, कूट रचना, फोरगेरी। हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
पति या ससुराल वालों द्वारा महिला पर क्रूरता। पति या ससुराल वालों द्वारा महिला पर क्रूरता करना किस धारा में है? पति द्वारा, पति या ससुराल वालों द्वारा। इसको, इसकी जो राइट आंसर क्या है? 498 ए। 498 ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो 498, अब 498 ए, अब ए हम लोगों को ये चीज की जानकारी दे रही है। ए है अत्याचार। अब किसी महिला पर कोई क्रूरता करेगा, कुछ भी करेगा, वो क्या कहलाएगा? अत्याचार। तो ए से बनेगा अत्याचार। तो हम लोगों को इतना सब याद है, 498 98 तक जाना है। और अत्याचार में क्या होएगा कि मतलब नर हो या नारी हो, तुम लोग 8 से याद रखना। देखो 4 9 8, 8 दोनों से नर नारी वहां पर बताया, धारा 8 में दोनों बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो यही चीज इसके साथ अत्याचार क्यों है? ए से याद रखेंगे उसका अत्याचार। देखो उन इसमें देखो तुम इसकी थोड़ा जानकारी और बताते हैं। ये धारा जो 1983 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। 1983 में महिलाओं की सुरक्षा सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। 1983 में बनाई गई थी। अब 400 जो 98 ए है, अत्याचार, दहेज के लिए ससुराल में महिला पर अत्याचार करना, इसी में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो उसमें लिखा है नीचे मैंने, दहेज या मानसिक शारीरिक प्रताड़ना के लिए लगती है ये धारा। चलिए अगले क्वेश्चन में, मान हानि। मान हानि क्या होती है? तो मान हानि को तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। मान हानि, इसका राइट आंसर क्या है? 499। क्या है इसका? धारा 499। ऐसा हम लोग फुटकर में इसको पढ़ेंगे हमेशा। 499 की 499। ट्रिक क्या है देखो, 499। अब नो नो मतलब नो नो बदनामी। हमें बदनामी नहीं चाहिए। बदनामी क्या है मतलब, देखो उसको समझो। अगर कोई झूठी अफवाह फैलाकर आपकी इज्जत खराब करे, कुछ भी कहने की कोशिश करे, कोई चीज बनाने की कोशिश करे, कुछ भी झूठा आरोप लगाने की कोशिश करे, ऐसी चीजें फैलाकर, अफवाह फैलाकर, तो 499 नो मतलब नो नो बदनामी। नो नो, मुझे बदनामी इससे रोक रहा है कि किसी की बदनामी करना। नो नो ऐसे याद रखेंगे। नो नो, नो नो ऐसे याद रखेंगे। तो उसमें लिखा है कि बोलकर, लिखकर या इशारों से किसी की इज्जत या रेपुटेशन, जो रेपुटेशन होती है, कीचड़ उछालना, रेपुटेशन को कीचड़ उछालना, ये इसके अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जान से मारने की धमकी। तो धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना किस धारा का अपराध है? ये चीज है 506। धारा कैसे है? 506। इसको कैसे याद रखेंगे? 506, 6 मतलब छोड़ूंगा नहीं। देखो जान से मारने की धमकी दी है, जब कोई तुम्हारा ये इंसान है कोई, ठीक, और दूसरा एक और ये इंसान है, ठीक, दो इंसान है। अब इसने कुछ, कोई कुछ, दोनों ने एक दूसरे को कुछ कहा, तो इसने इसको क्या बोला? तुझे हम जान से मार देंगे। तो इसका मतलब वो हुआ कि हम तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये बोला कि 5 दिन के भीतर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। 5 से बना 5, और 6 मतलब बनेगा छोड़ूंगा नहीं। तो जीरो अपने बीच में है ही, 506, तो ऐसे बनेगा। देखो 506, 6 मतलब छोड़ूंगा नहीं। हम लोग ऐसे याद रखेंगे। ये देखो, यह आपराधिक अभित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का गंभीर रूप है, ऐसे समझ लो। तो 506, 6 मतलब छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ऐसे याद रखेंगे। इस धारा की क्या है? 506। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग के दौर में चीजें शुरू की हैं। स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, कुछ चीजें हम लोगों को थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट, थोड़ी वैसी चीजें होती हैं। हर चीज में थोड़ा एडजस्ट करते रहना है। बाकी हम तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे चीजें याद की जाती हैं। हर चीज का मैंने तोड़ बना के समझाया, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म से, हर जगह से मैंने, हर जगह से एनालाइज करके मैंने इस चीज को सोचा है कि ऐसी चीजें लाई जाएं जिससे याद हो। इस वजह से मैंने इस स्ट्रेटजी पे काम किया है। ऐसी ही मैंने पूरी इसकी ई बुक जो बना के रेडी की है। आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कुछ दिन में, अगर इसको हम ऐसे ही क्लास लाते रहे, आप लोगों को सपोर्ट दिया, थोड़ा प्यार बनाए रखे, तो हम जरूर इसकी क्लासेस लाएंगे। उसकी कंप्लीट ऐसी बुक तैयार करेंगे जो आप लोग ये खुद कहेंगे कि वास्तव में इसमें याद करने का तरीका, चीजें बहुत अच्छी हैं। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आजीवन कारावास वाले अपराधों का प्रयत्न करने पर सजा किस धारा में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 511। राइट आंसर क्या है? 511। अब वो ट्रिक क्या है? 511। अब एक एक क्या है? कोशिश। अब हम लोग कहीं भी देखो, देखो हम खुद सोच लो, जब धारा कहीं भी दिखे, अब देखो अपराधों का प्रयत्न, प्रयत्न क्या कहते हैं? अटेम्प्ट। अब जब हम लोग, ऐसा तो है नहीं, आप पेपर देने जाते हैं तो हर एक 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 के साथ तोड़ दिया इसको, ये 5 एक के साथ एक एक बना।
हम लोग ये सोचो, एक एक है तो हम कभी दो पेपर एक साथ दे लेंगे नहीं। तो हम इसके साथ कोई पैसे कोशिश ही तो करेंगे, प्रयत्न ही तो देंगे, इसमें हो जाए तो हो जाए, इसमें हो जाए तो हो जाए। तो हमारा अलग अलग अटेम्प्ट, यही प्रयत्न, यही कोशिश, यही 500 एक एक को दर्शा रही है, एक एक कोशिश। तो जिन अपराधों की कोशिश के लिए अलग अलग धारा नहीं है, तो वे 511 में आते हैं, सजा आधी आधी हो जाती है। ये चीज के अंतर्गत आती है 511 में, सजा आधी हो जाती है। कोशिश के लिए अलग धारा नहीं है, ये याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दहेज लेना और दहेज देना दोनों किस धारा के तहत अपराध है? दहेज अधिनियम है ये, दहेज अधिनियम याद रखना, 1961 का दहेज अधिनियम 1961। इसका राइट आंसर क्या है? धारा 3। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, 3 तिगाड़ा दहेज बिगाड़ा। अब जो कहीं भी शादी का झमेला जब फंसता है, शादी का, बारात का, कुछ भी जब इधर उधर होता है लेन देन का, तो हमेशा बिगड़ता है दहेज से। तो याद रखो, 3 का तिगाड़ा और दहेज बिगाड़ा। दहेज ही बिगाड़ कराता है चीजों में। तो लेना और देना दोनों महापाप हैं। ऐसे में क्या होता है, देखो 5 साल की जेल प्लस 15,000 जुर्माना, ये चीज में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में हिंसा कितने प्रकार की बताई गई है? धारा 3 कितने प्रकार की बताई गई है? 4 प्रकार की। अब इसको कैसे याद रखेंगे? 3, देखो 3 तरह से नहीं, 4 तरह से हिंसा। 3 तरह से नहीं, 4 तरह से हिंसा, ऐसे याद रखो। जो धारा 3 है, जो 3 तरह से हिंसा नहीं है, 3 तरह से नहीं, 4 से हिंसा, 4 तरह से हिंसा। तो देखो धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा है, ऐसे याद रखो। धारा 3 है जो, धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा है। परिभाषा परिभाषा है, इसके अंदर देखो परिभाषा है। और जो 3 तरह से नहीं और 4 तरह से हिंसा, जैसे शारीरिक है, मौखिक है, ताने देना, मौखिक में आएगा ताने देना, आर्थिक पैसे ना देना, और लैंगिक, ये 4 तरह से है। कौन कौन सी है देखो, लिख देते हैं हम चारों पॉइंट को। शारीरिक, शारीरिक, दूसरा मौखिक, दूसरा है मौखिक। मौखिक में क्या होता है? ताने देना, ताने देना। तीसरा आर्थिक, आर्थिक, आर्थिक में क्या? पैसे ना देना, पैसे ना देना। और चौथा क्या है? लैंगिक। चौथा है लैंगिक। ये 4 प्रकार के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो पोक्सो, पोक्सो POCSO एक्ट में देखो, प्रवेशक और लैंगिक हमला किस धारा में है? कि धारा 3 में, धारा 3 में। इसको देखो कैसे याद रखेंगे? 3 तोड़ना, 3 से तोड़ना, बच्चे के शरीर की मर्यादा तोड़ना, बच्चे की शरीर की मर्यादा तोड़ना। 3 से बना तोड़ना, बच्चे की शरीर की मर्यादा तोड़ना, तो जिसे आम भाषा में रेप कहते हैं। तो धारा 3 में आता है। और इसकी भयानक सजा फांसी, भयानक भयानक सजा फांसी तक। और धारा 4 कानून चीर देगा, ऐसे याद रखना, कानून चीर देगा। तो इसको हम ऐसे याद रखें, तो 3 तोड़ना और बच्चे के साथ मर्यादा तोड़ना, ये ऐसे ऐसे याद रखेंगे। जिसे आम भाषा में बच्चों के साथ रेप कहते हैं, तो वो धारा 3 में है। और सजा धारा 4 जो चीर देना, कानून में मिलती है, ऐसे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखो किशोर न्याय अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम में कितने वर्ष के बच्चे को जघन्य अपराध में वयस्क माना जा सकता है? जघन्य 16 से 18 वर्ष, 16 से 18 वर्ष। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो 15 से परखा, 15 से परखा। और धारा 15 के तहत बच्चे के दिमाग को परखा है। धारा 15 जो है, परखा, परखा मतलब 15 के तहत बच्चे के दिमाग को परखा है। जैसे देखो उसमें क्या है, देखो परखा जाएगा, देखो उसमें लिखा ना पूरा चीज, ये चीज परखा जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट ये कहता है हम लोगों का, तो निर्भया केस के बाद ये बदल गया कि अगर 16-18 साल का बच्चा बड़ा क्राइम करे, तो 15 ट्रिक हम लोग क्या है, 15 से परखा। तो धारा 15 के तहत
बोर्ड उस बच्चे के दिमाग को परखेगा कि वो बालिका की तरह सोचता है या नहीं। ये बालिका की तरह सोचता है या नहीं। इस तरह से देखो ये चीज लिखा ना, 16 से 18 साल के बाद जघन्य अपराधी का ट्रायल बाल बालिग की तरह हो सकता है। ऐसे ट्रायल लिया जाएगा, तो उसमें परखा जाएगा। ये चीज रहेगी कितने में, 16 से 18 की एज में। और धारा कौन सी रहेगी, धारा 15। अगले क्वेश्चन चलते हैं। SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, यह किस धारा में है। धारा 18A। धारा 18A। इसमें देखो क्या होता है, ट्रे कंपनी कहती है 18A। 18A मतलब अरेस्ट। अरेस्ट पक्की, तो बेल नहीं मिलेगी। जब अरेस्ट पक्की है तो बेल नहीं मिलेगी, ऐसे याद रखें। जो तो ए है हमारा रूट वर्ड, ए से पकड़ना अरेस्ट। 18। अब 18 को, 18 को कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो 18, 18 को देखो 8 को उठाओ, 8 को ऐसे। अब इसको तुम थोड़ा समझो तो ये एस बनी ना, एस। ये एस बनी तो यहाँ से याद रखना, जो 18 है ये ST और SC ये दोनों के लिए है। SC/ST 18 से 8 का यहाँ से मिल जाएगा, तो ए से बनेगा अरेस्ट। तो अरेस्ट पक्की, तो बेल नहीं मिलेगी। ये इसमें कहा गया, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि SC/ST एक्ट जो 1989 वाला है, कब बना था ये चीज। SC/ST एक्ट कब कब का है, 1989। SC/ST एक्ट 1989। इसमें पुलिस तुरंत अरेस्ट करती है। इसमें पुलिस तुरंत अरेस्ट करती है, 18A अरेस्ट पक्की। इसमें आपको अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत होती है कि आप पहले अग्रिम वहां पे जाके वहां बेल नहीं आपको मिलेगी। ये चीज फिक्स है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का कितना जुर्माना है। नया रेट क्या है, देखो 1,000 रुपए। 1,000 रुपए, 3 महीने ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड, DL सस्पेंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगले उसका जो ट्रिक देखते हैं, तो धारा उन 194D। अब 194D है, देखो इसको याद, इसको गौर से देखना, 194D। अब D फॉर डंडा। डंडा से याद रखो, दंड। दंड ऐसे याद रखो। तो इसमें ऐसे देखो समझो, तो नितिन गडकरी ने 2019 में जो जो ये था, 2019 में चालान बहुत बढ़ा दिए थे। नितिन गडकरी जी ने 2019 में चालान बहुत बढ़ा दिए। और एग्जाम में पुराने 100 रुपए मत लगाना, ये चीज याद रखना। क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़ा दिए थे, तो एग्जाम में जो तुम लोग सोचो कि 100 रुपए लगा दो, ये चीज नहीं लगाना है। धारा 194D के तहत अब बिना हेलमेट 1,000 रुपए का जुर्माना हो गया है। 1,000 रुपए जुर्माना, और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। DL सस्पेंड, सस्पेंड हो जाएगा 3 महीने के लिए। 3 मंथ के लिए सस्पेंड हो जाएगा। ऐसे याद रखो, 2000 के नियम के नितिन गडकरी के बाद जुर्माना 100 से बढ़कर लिखा ही है, देखो 100 से बढ़कर 1,000 कर दिया गया। इसको ऐसे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आईटी एक्ट की आईटी एक्ट की किस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब ये बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। धारा 66A। 66A ऑप्शन नंबर बी। अभी उसको कैसे याद रखेंगे, 66A। अब 66A और अब नहीं, इसका मतलब क्या हुआ देखो। 47 क्या कहते थे, श्रेया सिंगल केस। सुना ना, श्रेया सिंगल केस बहुत फेमस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सोशल मीडिया पर कुछ लिखने पर जेल नहीं भेज सकते। 66A अब नहीं, मतलब अब भेज नहीं सकते, अब नहीं भेज सकते। पुलिस अब धारा में FIR नहीं लिख सकती है, ये चीज में कहा गया है 66A में, है ना। 66A अब नहीं, इसका यही अर्थ है। देखो ना, श्रेया सिंगल केस में अब व्यक्ति की आजादी के चलते इसे रद्द किया गया। पुलिस अब इसमें FIR नहीं कर सकती, ये चीज लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आईटी एक्ट में साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म किस धारा में है। धारा 66F। धारा 66F, इसको कैसे याद रखेंगे। 66F मतलब फांसी या उम्र कैद। आतंकवाद मतलब खत्म, ऐसे याद रखो। तो उसमें ये था
कि देश की सरकारी जो वेबसाइट थी हैक करना या ये भी आतंकवाद है। 66F मतलब फांसी या उम्र कैद, ये आईटी एक्ट की सबसे बड़ी धारा है। ये भी याद रखना, आईटी एक्ट की सबसे बड़ी धारा है कि उसमें आजीवन कारावास तक की सजा मिलती है। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा मिलती है। आजीवन, आजीवन कारावास तक की सजा मिलती है। और आईटी एक्ट की सबसे बड़ी जो धारा है कौन सी है? 66F, आईटी एक्ट की सबसे बड़ी धारा। सबसे बड़ी नहीं बोल सकते इसको, सबसे कड़ी धारा बोलते हैं। सबसे कड़ी धारा है ये, सबसे कड़ी धारा है। तो लिखा ना 66F है मतलब फांसी या उम्र कैद। आतंकवाद को खत्म मतलब खत्म। तो देश की सुरक्षा खतरे में डालना, या आईटी एक्ट की सबसे बड़ी सजा आजीवन कारावास वाली धारा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो आरटीआई सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यही इसी चीज को बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। जो लोगों को किसी भी जॉब निकलती है कि कोई सा नोटिफिकेशन आता है, उन लोगों को दिखाना पड़ता है कि कितनी वैकेंसी है, कितनी कितनी उसमें सीटें हैं, कितनी कैटेगरीज वाइज हैं, सारी लिस्ट बना के टोटल देना पड़ता है। क्योंकि हम लोगों के पास सूचना का अधिकार है, हम उनसे ये चीज मांग सकते हैं। तो उसमें लिखा गया है कि उस सामान्य मामले में जवाब कितने दिन में मिलना चाहिए? 30 दिन के भीतर। 30 दिन के भीतर सामान्य वो है इसका, कितने दिन में मिलना चाहिए जवाब देने, कितने दिन में मिलना चाहिए? देखो उसको कैसे याद रखेंगे? 7। अब 7 मतलब समय, 7 से बनेगा हमारा समय। तो धारा 7 समय सीमा तय करती है। धारा जो 7 है जो समय सीमा तय करती है। धारा 7 समय सीमा तय करती है। तो उसको हम कैसे इसको थोड़ा और समझें। तो आरटीआई एक्ट 2005 5 का जो था, 7 मतलब समय। धारा 7 और समय तय करती है नॉर्मल जानकारी 30 दिन में। अगर मामला जीवन मरण का है तो 48 घंटे के अंदर अफसर को जवाब देना होगा। अगर मामला कैसा है? जीवन मरण का। तो उसमें ये होता है, अगर नॉर्मल सूचना है, कोई नॉर्मल कोई बात है तो 30 दिन के भीतर फिक्स है, 30 दिन के भीतर उनको जवाब दे देना होगा। अगर कोई मामला है जीवन मरण का है, जीवन मरण का है, जीवन मरण का है, तो उनको कितने दिन में? 48 घंटे के भीतर, यानी कि 2 दिन। 48 घंटे, 2 दिन के भीतर उनको देना होगा। लिखा ना, सामान्य मामले में 30 दिन हो, जीवन स्वतंत्रता का मामला हो तो 48 घंटे में जवाब देना होगा। ये चीज फिक्स है उनके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस केस के बाद निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, मौलिक अधिकार बन गया? बताइए। तो केएस पुट्टा स्वामी केस, ये चीज के अनुसार हम लोगों का केस एक मौलिक अधिकार बन गया था। पुट्टा स्वामी केस, केएस पुट्टा स्वामी केस। इसमें तो क्या, पुट्टा की प्राइवेसी आधार कार्ड वाला केस, आधार कार्ड वाला केस था ये पुट्टा स्वामी वाला। उसमें क्या था? देखो उसमें आधार कार्ड वाला केस और पुट्टा की प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता आर्टिकल 21 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है, इससे कोई छीन नहीं सकता। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इस वजह से ये चीज इसी केस में रखा गया था। यही चीज बनी थी पुट्टा स्वामी केस में। चलिए फिर हम लोग आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आप लोग सभी लोग थोड़ा लाइक है, सब्सक्राइब है और शेयर जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट कर देना। अगली क्लास की लाई जाए या फिर अगले किसी टॉपिक पे कुछ भी लाना हो तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फिर।